नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से अपने बीएससी थर्ड ईयर सेक्शन सी और एच में इस कोविड-19 के अंतर्गत चल रहे इस वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्याख्यानमाला है उसमें प्रस्तुत हूँ। हम क्वांटम मैकेनिक्स में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में थर्ड ईयर में भी और आगे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और इस विषय का चयन करते हैं तब भी ये बहुत उपयोगी है। छोटे छोटे पद हैं, जैसे पहला पद ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स में नाना प्रकार के ऑपरेटर पढ़ेंगे, इनके काम में लेंगे। मैं ऑपरेटर को समझाने का थोड़ा दूसरे तरीके से प्रयास करता हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो बिल्डअप होती हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्सरसाइज जो हमने किया वो हमारी मसल्स को चेंज कर देती है, तो नए प्रकार के मसल्स डेवलप हो जाते हैं। वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर भी कुछ इसी प्रकार का कार्य करता है कि वह एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल देता है। When we exercise, our muscles build up by the action of exercise, or exercise change the muscles. Hence, the action of quantum mechanical operator on a function is bit like that of exercise on muscles. They change the functions. किस प्रकार से? मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है, किसी बे फंक्शन साई पर ऑपरेट होता है और उससे हमें एक दूसरा ऑपरेटर फाई मिल रहा है। ए ऑपरेटर को किस प्रकार से लिखा गया है जरा ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई है। हम जो भी भौतिक राशि है उसको निर्धारित करने के लिए एक ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और ऑपरेटर के ऊपर एक कैप का प्रेजेंटेशन करेंगे। हमको यह भी ध्यान रखना है कि ऑपरेटर हमेशा राइट हैंड साइड से ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इक्वेशन है साई 1 ए ऑपरेटर साई 2, तो इसके राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है वो साई 2 है, तो यह ऑपरेटर ए किस फंक्शन पे कार्य करेगा? साई 2 पर कार्य करेगा। और जब ये ऑपरेटर साई 2 पर एक्ट करता है, ऑपरेट होता है, तो हमें कुछ इसका मान मिलेगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये राइट हैंड साइड में यूज़ करता है। ज़्यादातर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर ही हैं और अपने पाठ्यक्रम में जिनका समावेशन किया गया है वो लीनियर ऑपरेटर ही हैं, अतः हम लीनियर ऑपरेटर पर ही अपना ध्यान रखेंगे। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तथा किसी कांस्टेंट के साथ गुणनफल के लिए एसोसिएटेड लॉ की पालना करता है, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। क्या अर्थ हुआ? ऑपरेटर ए विद इन ब्रैकेट साई 1 प्लस साई 2, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह लिख सकते हैं। ऑपरेटर ए साई 1 प्लस ऑपरेटर ए साई 2। और अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में ए ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल ए साई 2। स्मॉल ए कोई नंबर है, तब इसका जो मान आएगा स्मॉल ए
ए ऑपरेटर साई 1। इसी प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिया जाए, ए ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल ए साई 1 प्लस बी साई 2, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ओपन कर सकेंगे और फिर हम इसे लिख सकेंगे स्मॉल ए ऑपरेटर साई 1 प्लस स्मॉल बी ए ऑपरेटर साई 2। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर यदि लीनियर ऑपरेटर हैं तो इनका जो एडिशन होगा अथवा इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वह भी एक लीनियर ऑपरेटर ही होगा। इस ऑपरेटर में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ दोनों की प्रॉपर्टी होती है, क्रमबद्ध में साहचर्य नियम की पालना होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर इज इक्वल्स टू बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर, और यदि हम साहचर्य नियम को लेना चाहें तो ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर विद इन ब्रैकेट प्लस ऑपरेटर सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑपरेटर प्लस विद इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी। और इसी प्रकार का जो कार्य है वह कार्य गुणज के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरा ऑपरेटर जो हमें उपयोग में लेना है वह ऑपरेटर है यूनिट ऑपरेटर। एक ऐसा ऑपरेटर जिसे हम आई कैप से दिखाते हैं, यदि किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करता है तो निश्चित रूप से वही फलन प्राप्त होता है, सेम फलन प्राप्त होगा, और इसको हम यूनिट ऑपरेटर बोलेंगे। जीरो अथवा नल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पर संक्रिया करे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो जीरो प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, और हम इसे नल ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है एडजॉइंट ऑपरेटर, जिसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है कि यदि दो लीनियर ऑपरेटर ए ऑपरेटर व बी ऑपरेटर हैं, तरंग फलन साई व फाई है और इस संबंध को संतुष्ट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी ऑपरेटर साई विद इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डी बी इज इक्वल्स टू विद इन इंटीग्रल या ऑफ साई स्टार विद इन ब्रैकेट ए ऑपरेटर फाई डी बी। अगर इस शर्त को पालना करते हैं या इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो हम ऑपरेटर बी को ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर बोलेंगे। और एडजॉइंट ऑपरेटर के छोटे छोटे से कैप्सूल जो हम हमेशा याद रख सकते हैं, ए ऑपरेटर एडजॉइंट का एक बार और एडजॉइंट करें तो हमें ओरिजिनल ऑपरेटर मिल जाएगा। यदि अनेक ऑपरेटर हैं, गुणज फॉर्म में हैं, तो यदि हम उनका एडजॉइंट निकालना चाहें तो जो क्रम है राइट साइड से पहले प्रारंभ होगा, जैसे ए बी सी डी, तो उसमें जो क्रम होगा वो डी ऑपरेटर एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। उसी प्रकार से यदि ए बी का हम एडजॉइंट निकालना चाहें मल्टीपल फॉर्म में तो वही पहले की तरह राइट हैंड साइड से हम पहले लिखेंगे, इसलिए हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसी प्रकार का रिलेशन यदि एडिशन फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में है, तब हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी को फिर आगे लिखा जा सकता है ए ऑपरेटर एडजॉइंट। इट मीन्स ए स्टार यानी ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए ऑपरेटर टी। एक ऑपरेटर है जिसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, और हर्मिशियन ऑपरेटर अपने पाठ्यक्रम में डिटेल में है। हम हर्मिशियन ऑपरेटर की यहाँ पर केवल परिभाषा दे रहे हैं, और कल का जो व्याख्यान होगा उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी विवेचना करेंगे, उनको सीखेंगे भी। मान लीजिएगा कोई दो फंक्शन साई व फाई हैं, और यदि कोई ऑपरेटर ए है तो इस प्रकार की जो गणितीय संबंध है उसको संतुष्ट करे, उसकी पालना करे, तो निश्चित रूप से जो ऑपरेटर है हम उसको हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। क्या है कंडीशन?
इंटीग्रल ऑफ ए ऑपरेटर साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डी बी इज इक्वल्स टू साई स्टार ए ऑपरेटर फाई डी बी। अगर इस प्रकार की शर्त की पालना करता है, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समान रहते हैं, तो हम इस प्रकार के इंटीग्रल को, इस प्रकार की समीकरण को संतुष्ट करने वाले ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। तो इस तरीके से यदि आप हर्मिशियन ऑपरेटर की इस इक्वेशन को और एडजॉइंट ऑपरेटर की कंडीशन की तुलना करें तो आपको इन दोनों में इक्विवेलेंस रिलेशन नज़र आ रहा होगा। और इस कारण से हम कहते हैं कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वह है हर्मिशियन ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, अर्थात ए ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर यानी कि कोई एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका व्युत्क्रम का अस्तित्व हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। इसलिए ऑपरेटर ए एंड इनवर्स ऑपरेटर का अगर हम प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट लेने पर हमको यूनिट ऑपरेटर मिल जाना चाहिए, जैसा कि मैंने इस प्रकार से दिखाया है। और इस प्रकार के गणितीय संबंध हैं। मान लीजिए ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर की प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसमें वही राइट हैंड साइड से हम चालू करेंगे। तो बी इनवर्स ए इनवर्स एक ऑपरेटर है यूनिटरी ऑपरेटर। यदि कोई लीनियर ऑपरेटर है हम उसको यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे हैं। और उसको किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लीजिएगा। यदि इसका व्युत्क्रम इसके एडजॉइंट के साथ बराबर हो, यानी इसका इनवर्स ऑपरेटर होना चाहिए, और जो इनवर्स ऑपरेटर है वह इनवर्स ऑपरेटर इसके एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर होना चाहिए। अर्थात ऑपरेटर यू इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑपरेटर यू एडजॉइंट। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस केस में हम उस ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे, और इन दोनों का फिर जो प्रोडक्ट आएगा वह प्रोडक्ट एक यूनिट ऑपरेटर के रूप में आएगा। और इसके जो गणितीय संबंध हैं वो भी आसान हैं, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। और मैंने एक छोटी सी इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी ली है कि सिद्ध करें ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी दोनों का जो गुणनफल है वह भी एक यूनिटरी ऑपरेटर होगा। और बिल्कुल 2 लाइन में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसको परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, आइगन फलन और आइगन इक्वेशन क्या है। देखिएगा, अभी हमने बताया कि यदि कोई भौतिक निकाय की अवस्था फलन साई है और इसके ऊपर मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए काम कर रहा है, और ए ऑपरेटर काम करने के बाद हमें कोई दूसरा फलन मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भौतिक निकाय का अवस्था फलन साई यदि किसी संकारक ए के आइगन फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? उसके लिए शर्त है ऑपरेटर ए साई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई। मतलब क्या हुआ? ऑपरेटर बे फंक्शन पे काम किया और बे फंक्शन पे काम करने के बाद हमें सेम बे फंक्शन मिल रहा है। ध्यान रहे, बे फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु राइट हैंड साइड में जो बे फंक्शन मिल रहा है उस बे फंक्शन के साथ में कोई नंबर है और उस नंबर का उस बे फंक्शन में मल्टीपल है। तो इस केस में अगर ऐसा होता है, क्या 2 बातें हैं, एक तो बे फंक्शन ऑपरेशन से समान मिल रहा है और राइट हैंड साइड में जो बे फंक्शन मिल रहा है वो किसी संख्या का मल्टीपल है। तो ऐसे केस में हम बे फंक्शन को आइगन फंक्शन कहते हैं और जो नंबर मिल रहा है हम उसको आइगन फलन कहते हैं। एक टर्म है डिजनरेसी। जैसे अभी हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाला, ऑपरेटर ए साई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई। मान लीजिएगा डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 अनेक, और प्रत्येक वेव फंक्शन के संगत
आइगन वैल्यू इक्वेशन के अनुसार मान लीजिएगा आइगन वैल्यू सेम है। आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में जो वेव फंक्शन आ रहा है उसके मल्टीपल नंबर उसमें सेम है। तरंग फलन में अंतर है, तरंग फलन मान लीजिए 3 है, लेकिन साई 1 साई 2 साई 3 होने के उपरांत भी राइट हैंड साइड में जो नंबर है वह सेम है, आइगन वैल्यू सेम है, तब सिस्टम को हम डिजनरेट सिस्टम बोलते हैं। और इसमें डिग्री ऑफ डिजनरेसी जो होगी वह डिफरेंट वेव फंक्शंस की संख्या होगी। जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम को जो लिया है उसमें मैंने 3 डिफरेंट वेव फंक्शन बताए हैं, अतः इस केस में इसका जो डिग्री ऑफ डिजनरेसी है वो 3 हो गया। परंतु कल्पना कीजिए यदि हम वेव फंक्शन अलग अलग लें और प्रत्येक वेव फंक्शन के संगत आइगन वैल्यू का मान भी अलग अलग हो तो हम सिस्टम को नॉन डिजनरेट बोलेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म, आज हमने कई छोटी छोटी बातें ली है, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो देखिएगा, हम मैक्स बॉर्न के अनुसार वेव फंक्शंस की व्याख्या, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन वी हैव लर्नड विच इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न। और उसके अनुसार जो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है स्पेस में, उसका जो मान है -∞ टू +∞ PRT dB इज इक्वल्स टू 1। dB नाभिक के चारों तरफ एक छोटा सा आयतन अल्पांश है। तो प्रोबेबिलिटी को मान को हमने क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ साई RT स्क्वायर, और चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ साई RT स्क्वायर है इसको हम साई स्टार साई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से लिख दिया। और इसका मान चूंकि पार्टिकल स्पेस में कहीं ना कहीं है तो इसका अर्थ हुआ पार्टिकल कहीं ना कहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान है और जो 1 होता है, तो ये जो इंटीग्रल का समीकरण है ये 1 के बराबर होना चाहिए। और यह जो कंडीशन है यह कंडीशन ही नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कहलाती है। अब मान लीजिए 2 वेव फंक्शन हैं, एक है साई n एक है साई m, वो ऑर्थोगोनल होंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है इंटीग्रल -∞ टू +∞ साई n स्टार साई m dB इज इक्वल्स टू 0, उनका मान 0 के बराबर हो। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ हम मिला करके लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है इंटीग्रल साई n स्टार साई m dB इज इक्वल्स टू 0 इफ़ n इज नॉट इक्वल्स टू 1। और यह जो कंडीशन बनेगी जब 0 आ गया है तो ऑर्थोगोनल की बन जाएगी, और यदि n और m आपस में समान है तो यह कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की बन जाएगी। इन दोनों स्टेटमेंट को हम एक सिंगल स्टेटमेंट से भी दर्शा सकते हैं, और उस केस के लिए हम एक जो फंक्शन यूज करते हैं उसको क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की खासियत यही है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज के मान रखता है, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी अथवा उसकी मान 1 होंगे। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रल साई n स्टार साई m डी टॉ इज इक्वल्स टू डेल्टा nm। यदि डेल्टा nm का मान 0 है तो इसका अर्थ हुआ n इज नॉट इक्वल्स टू m, सब अलग अलग हैं। और यदि इसका मान 1 है जिस पर कि हमको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मिलेगी तो वह मान n इज इक्वल्स टू m के रूप में आएगा। और इस प्रकार से हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन दोनों को मिला करके लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। परीक्षा में इस प्रकार से प्रतिबंध पूछा गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑर्थोगोनल कंडीशन लिखिए, इसका मतलब क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन में लिखना है। आज इतना ही करेंगे और कल हम इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि हर्मिशियन ऑपरेटर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लेंगे। धन्यवाद।